नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, इस समय हम लोग लगातार पॉलिटी जैसे विषय को पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका काफी ज्यादा वेटेज है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि अभी तक किन किन बिंदुओं पर हमने फोकस कर लिया है, आइए हम समझ लेते हैं एक बार। जैसा कि बात करते हैं, अभी तक हमने सबसे पहले आपको बताया हुआ है लोकसभा के बारे में। सबसे पहले हमने आपको लोकसभा के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद यदि आप देखें तो हमने राज्यसभा के बारे में आपको बता दिया है। फिर उसके बाद यदि आप देखें तो हमने आपको विधानसभा के बारे में बता दिया है। विधानसभा के साथ साथ यदि आप देखें तो विधान परिषद के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। देखिए, अगर आप देखें कि ये जो चारों सेक्शन हैं, इन चारों सेक्शन से यदि आप देखेंगे तो कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे आपके एग्जाम में। जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है ना, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि पूरे YouTube चैनल पर कोई इस तरह से आपको नहीं पढ़ाया होगा। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा यदि आप लोगों ने पूरी क्लास को अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया और साथ ही साथ नोट्स बना लिया और उसको रिवीजन कर लिया और उसके बाद एग्जाम देने आप जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे आपके एग्जाम में। दोस्तों, आज के विषय में जो हम बात करने वाले हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आज जो हम बात करने वाले हैं, भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए एक बार हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में, एक एक चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं, ताकि क्या हो कि किसी भी तरह के कंफ्यूजन हमारे दिमाग में न रह जाए। जैसा कि बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में, यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति के बारे में जो डिस्कशन किया गया है वो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक डिस्कशन किया गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के बारे में जो बताया गया है, कहां से लेकर कहां तक बताया गया है, तो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक बताया गया है राष्ट्रपति के बारे में। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में यदि हम बात करें तो जो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है वो भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति होता है। दूसरी बात करते हैं, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वही क्या होता है? देश का प्रथम नागरिक, अर्थात कहने का मतलब यह है कि भारत देश का प्रथम सिटीजन माना जाता है। तो आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन जाता है कि आप हमें ये बता दीजिए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन माना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम नागरिक कौन माना जाता है? जो भारत का राष्ट्रपति होता है। एक कहानी आपको मैं बताता हूं। अभी पिछले साल यदि आप देखें तो कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप आए थे, और डोनाल्ड ट्रंप जब भारत में आए थे तो बताया जा रहा था कि अमेरिका के फर्स्ट सिटीजन आए हुए हैं। अमेरिका के फर्स्ट सिटीजन के बारे में जो कहा जा रहा था, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं वही उन्हीं को कहा जा रहा था कि फर्स्ट सिटीजन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये अमेरिका की तरह ही यदि आप देखें तो भारत की भी बात की जाती है, तो भारत देश में भी जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? देश का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो राष्ट्रपति होता है ना, वो देश की एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, तो इसका प्रतीक माना जाता है, यानी कि सिंबल माना जाता है। तो देश की एकता का प्रतीक कौन माना जाता है, या देश की एकता के अगर आप देखें तो सिंबल कौन माना जाता है? तो देश का राष्ट्रपति माना जाता है। अखंडता का प्रतीक कौन माना जाता है? तो हमारे देश का राष्ट्रपति ही माना जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और देश की बात करें या सरकार की बात करें तो दोनों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। चाहे वो देश की हेड की बात करें, अर्थात कहने का मतलब ये है कि कंट्री ऑफ हेड की बात करें या गवर्नमेंट ऑफ हेड की बात करें, जिसे एग्जीक्यूटिव ऑफ हेड कहा जाता है, यानी कि कार्यपालिका की हेड की बात करें या सरकार की हेड की बात करें, तो राष्ट्रपति ही होता है। और देश का भी हेड कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है, यानी कि प्रेसिडेंट ही होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। यदि हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों मंचों पर प्रतिनिधित्व करता है हमारे देश का, यानी कि भारत का। तो भारत का जो एक तरह से रिप्रेजेंट करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर देखें, देखिए राष्ट्रीय स्तर का मतलब हो जाता है नेशनल स्तर पर देखें, अगर देश के आधार पर देखते हैं तो राष्ट्रपति ही इसका क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि राष्ट्र का। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यदि आप देखते हैं
इंटरनेशनल लेवल पर भी यदि आप देखते हैं तो राष्ट्रपति ही क्या करता है, एक तरह से प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी क्या होता है, राष्ट्रपति एक तरह से प्रतिनिधित्व करता है। एक और बात आप समझ लीजिए, देखिए जो भी भारत में किसी दूसरे देश के साथ समझौते किए जाते हैं वे सारे समझौते राष्ट्रपति के ही नाम पर किए जाते हैं, ना कि किसी और के नाम पर किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी देश के साथ हमारी किसी भी तरह की कोई ट्रीटी होती है तो उस ट्रीटी में जो भी समझौते होते हैं किसके नाम पर किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर किए जाते हैं। तो अभी तक हमने किन किन बिंदुओं पर डिस्कस किया, एक बार आइए हम समझ लेते हैं ताकि हम विषय को और अच्छे तरीके से जोड़ सकें या हम विषय से और अच्छे तरीके से जुड़ सकें। ऐसे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो चर्चा की गई है दोस्तों, वो किया गया है आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। और राष्ट्रपति के बारे में हमने आपको बताया कि जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का क्या होता है, भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, और साथ ही साथ यदि आप देखें तो देश का प्रथम नागरिक माना जाता है, यानी कि कंट्री का फर्स्ट सिटीजन माना जाता है। फिर हमने आपको बताया कि जो राष्ट्रपति होता है वो देश की एकता का प्रतीक होता है, और साथ ही साथ यदि आप देखें तो अखंडता का भी प्रतीक होता है। कौन? राष्ट्रपति होता है। और इतना ही नहीं, चाहे वो कंट्री ऑफ हेड की बात करें, यानी कि देश की प्रमुख की बात करें या सरकार के प्रमुख की बात करें, तो कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों मंचों पर क्या होता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है, भारत का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों ये बातें ध्यान रखिएगा। चलिए आइए मैं आपको कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करके बताता हूं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। थोड़ा सी आम बोलचाल की भाषा से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में अंतर आपको समझना है तो आपको थोड़ा से घरेलू चीजों को देखना पड़ेगा। जैसा कि बात करते हैं, अगर आप देखें तो हमारे घर में कौन होते हैं, हमारे पिताजी होते हैं और हमारी माताजी होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर में पावरफुल कौन है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि जो माताजी हैं वो पावरफुल है, ठीक है। पिताजी तो यूं ही हैं, केवल और केवल नाम मात्र के हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे आप देखते हैं पिताजी सिर्फ केवल और केवल देखने भर के लिए होते हैं, लेकिन सारे निर्णय कौन लेता है? माताजी ही लेती हैं। अगर कोई घर खरीदना है, पिताजी भले कहेंगे चलो इस घर को खरीद लेते हैं, लेकिन क्या है, माताजी ही डिसाइड करती हैं इस घर को खरीदना है या नहीं खरीदना है, क्योंकि इसका सारा डिसीजन माताजी के ही हाथ में होता है। अगर माताजी को पसंद ना आया ना तो समझ लो हजारों बहाने बता देंगे कि क्यों नहीं है इसे खरीदना चाहिए, और पिताजी को ना पसंद आया तो माताजी ये बता सकती हैं नहीं इसको खरीदने से ये सारे फायदा है। उसी तरह से हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों ना, वो भी इसी तरह से होता है जैसा कि बात करते हैं हमारे पिताजी होते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं, हमारे माताजी जैसे होती है ना, वैसे हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री होता है, जिसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करते हैं, वो इस तरह से होता है। अगर आप देखें ना तो वास्तविक शक्ति जिसके पास है वो है प्रधानमंत्री। तो वास्तविक शक्ति किसके हाथ में है? तो वास्तविक शक्ति की बात करते हैं, रियल पावर की बात करते हैं तो किसके हाथ में होती है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। और हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है ना, ये नाम मात्र का होता है, यानी नॉमिनल कह सकते हैं। तो नाम मात्र का कह सकते हैं, नाम मात्र की बात कर सकते हैं, तो नाम मात्र का हमारे देश का राष्ट्रपति होता है। इसके पास बहुत ज्यादा पावर भले ही देखने को मिलती है, लेकिन यदि आप देखें तो कुछ भी राष्ट्रपति के पास पावर नहीं है। अब कैसे नहीं है, क्यों ऐसा राष्ट्रपति को शक्तिहीन समझा गया है? दरअसल क्या होता है ना, हमारे देश की एक पहली प्रधानमंत्री बनी थी, वो बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। अब इंदिरा जी के बारे में तो जितना ही महिमा मंडल किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि आपको पता हो, अगर ना पता हो तो सुनिएगा कभी इंटरनेट या आप यूट्यूब वगैरह पर या न्यूज वगैरह उनके बारे में आप सुनिएगा। देखिए, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी ना, तो ये समझ लीजिए कि इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री एक ऐसी थी, बिल्कुल कह सकते हैं हिटलर के जैसे थी। वैसे तो हिटलर से उनकी तुलना हम नहीं करेंगे, नहीं तो कुछ लोग बिगड़ जाएंगे बाद में, ठीक है, जो कांग्रेस वगैरह के होंगे सपोर्टर। लेकिन हाँ, मान के चलिए कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी नंबर 1 के प्रधानमंत्री थी।
कह सकते हैं कि उनकी कही गई बातें, जैसे अगर उन्होंने कह दिया कि ऐसा काम होना चाहिए, तो किसी में ताकत नहीं थी, किसी में ताकत नहीं थी कि वो ये बोल सके कि मैडम ऐसा क्यों करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है, अगर मैडम ने किसी बात को कह दिया कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो किसी भी मंत्री की बात करते हैं और किसी भी अधिकारी में इतनी ताकत नहीं हुआ करती थी कि वो क्या करे, एक तरह से प्रधानमंत्री से प्रश्न कर सके। तो इसी को लेकर क्या होता है, एक संविधान संशोधन होता है दोस्तों। चलिए अब समझिएगा, एक संविधान संशोधन होता है, वो होता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को वैसे मैं बाद में पढ़ाऊंगा, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बताने चल रहा हूं वो राष्ट्रपति से ही रिलेटेड बताऊंगा, ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा। देखिए 42वां संविधान संशोधन होता है, इस समय देश की प्रधानमंत्री कौन होती हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी होती हैं। वे कहती हैं कि अब से क्या होगा, अब से क्या होगा कि जो राष्ट्रपति होगा हमारे देश का, जो राष्ट्रपति होगा, जो राष्ट्रपति होगा हमारे देश का, वो क्या करेगा, राष्ट्रपति होगा हमारे देश का दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हमारे देश का, वो प्रधानमंत्री और उसके साथ जो मंत्री परिषद होती है, उसके साथ जो मंत्री परिषद होती है, उसकी बात मानने के लिए बाध्य होगा। उसकी बात मानने के लिए क्या होगा, बाउंडेड होगा, यानी कि उसकी बात मानने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा, मतलब उसे मानना ही पड़ेगा। मतलब राष्ट्रपति के पास जो भी पावर थी वो सारी पावर कह सकते हैं ले ली जाती है, यानी छीन ली जाती है। और किस संविधान संशोधन के तहत, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत कहा जाता है कि अब से क्या होगा, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और उसके साथ जो मंत्री परिषद होगी उसके हर बात को मानना होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। जैसे कि अगर मैं आपको ऐसे समझा दूं, अगर राष्ट्रपति महोदय को प्रधानमंत्री ये कह देती है कि कल से आपको क्या करना है, सुबह 8 बजे आना है और धूप में खड़े हो जाना है, तो राष्ट्रपति महोदय के पास इतनी पावर नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय उनकी बात को ये कह दे कि क्यों मैं वहां खड़ा हूं। तो कह सकते हैं कि राष्ट्रपति इतना शक्तिहीन यहां पर दिखाई देते हैं इस संविधान संशोधन के बाद से। इसीलिए हमने आपको बताया कि जो रियल पावर होती है वो किसके पास होती है, प्रधानमंत्री और उनकी जो मंत्री परिषद होती है उसके हाथ में होती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आगे चलकर क्या होता है, एक और संविधान संशोधन होता है, क्योंकि आगे चलकर प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी होती हैं, इनकी सरकार खत्म होती है, क्योंकि इनके बहुत बड़े कारनामे होते हैं आगे चलकर। इसी के बीच में इनकी इमरजेंसी भी चल रही थी और बहुत सारी चीजें चल रही थी, जिसके वजह से क्या था कि देश की जो जनता थी वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तो परेशान होने की वजह से क्या होता है, आगे चलकर जनता सरकार बनती है। कौन सी सरकार बनती है, जनता सरकार, जो आज बीजेपी पार्टी है कह सकते हैं, उसे जनता सरकार के नाम से हम जानते थे। ठीक है, अब मोरारजी देसाई की सरकार बनती है। मोरारजी की बात करते हैं, मोरारजी देसाई जो होते हैं, मोरारजी देसाई की बात करते हैं, ये कहते हैं हम थोड़ा से राष्ट्रपति को क्या करेंगे, सहूलियत देंगे। इन्होंने क्या किया, देखिए उस समय क्या हो रहा था ना, इधर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जब एक तरह से, जैसे यहां पर क्या था, सरकार का अदला बदली चलता था, कभी इंदिरा गांधी आ रही हैं तो कभी मोरारजी देसाई या कभी किसी और की सरकार बन रही है, हर समय बहुत सारी चीजें उठा पटक चल रही थी, वो इतिहास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इस कहानी को समझिएगा। जब मोरारजी देसाई जी की सरकार बनती है तो ये क्या कहते हैं कि हम एक नया संविधान संशोधन कर देते हैं और राष्ट्रपति को कुछ सहूलियत दे देते हैं। देखिए ये अभी देखो कितनी बड़ी सहूलियतें देंगे, समझिएगा, नाम मात्र के ये भी काम करेंगे। और वो संविधान संशोधन होता है 44वां संविधान संशोधन दोस्तों 1978। ये क्या कहते हैं, ये ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं, बात वही है, बस ये है पागल बनाएंगे। ये क्या कहते हैं कि अब से क्या होगा, अगर राष्ट्रपति महोदय को प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा कोई बातें कही जा रही हैं तो राष्ट्रपति क्या कह सकते हैं, पुनर्विचार कर लीजिए। क्या कह सकते हैं, पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, रिकंसीडर की बात कर सकते हैं। मतलब ये क्या कहते हैं, जैसे आप समझिएगा एक कहानी, जैसे आपके दोस्त के साथ क्या है, कोई समझौते हैं, ठीक है, और क्या होता है कि आपके दोस्त से और आपस में थोड़ा से अनबन हो गई, ठीक है, वैसे ही छोटी मोटी, ठीक है, वो अनबन क्या है, एक हंसी मजाक वाली। तो आपके दोस्त ने कहा कि आपने कहा कि एक काम करो, तुम यहां से चले जाओ,
तुम यहां से चले जाओ। आपका दोस्त कह रहा है कि देखिए, पहले वाले कंडीशन में आपने जैसे कहा आपका दोस्त चला गया, दो कंडीशन बनेगी। पहले वाले कंडीशन में जैसे कि इंदिरा गांधी जी वाली सरकार में क्या था कि आपने कहा तो आपका दोस्त चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो ऐसा कहे कि मैं क्यों जाऊं। लेकिन अब फिर दूसरे वाले में समझना, दूसरे वाले कंडीशन में मोरारजी देसाई वाले में जो पुनर्विचार की बात करते हैं, अब आपने कहा अपने दोस्त से कि तुम यहां से चले जाओ। आपका दोस्त क्या कह रहा है पता है? एक बार फिर से विचार कर लो, जाऊं कि नहीं। हाँ, समझ रहे कि नहीं? जैसे आपका दोस्त कहता है जाऊं, जाऊं या नहीं, अगर आपने कह दिया नहीं तुम यहां से जाओ, तो उसके बाद क्या होगा, उसे जाना ही पड़ेगा। उसी तरह से यदि आप देखें तो राष्ट्रपति के साथ भी यही किया जाता है मोरारजी देसाई जी के द्वारा। एक क्या करते हैं, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में ये कहते हैं कि अब क्या होगा कि अगर राष्ट्रपति को कोई बात मंत्री प्रधानमंत्री उनकी मंत्रिपरिषद कोई बातें कह रहा है या कही जा रही है उनके द्वारा, तो उसकी बात को एक बार ये कह सकते हैं कि दोबारा विचार कर लीजिए, क्या आप सही कह रहे हैं कि नहीं, मुझे धूप में खड़ा होना चाहिए नहीं। अगर कह दिया हाँ धूप में खड़ा ही होना है, तो फिर मान के चलिए ऐसा करना ही पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो आपने देखा ना, इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय में क्या था, पूरी तरीके से शक्तिहीन कर दिया गया था। एक कहा गया कि भैया तुम जो मैं कह रहा हूं उसके सिवा आपको कुछ बोलना ही नहीं, अगर मैंने बोल दिया कल से धूप में खड़ा होना है तो खड़ा होना ही है। और मोरारजी में क्या कहते हैं कि ठीक है, अगर प्रधानमंत्री उनकी मंत्रिपरिषद कुछ कह रही है तो राष्ट्रपति ये कह सकते हैं एक बार विचार कर लीजिए भैया धूप में खड़ा हो कि नहीं, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा तगड़ी है। समझ रहे नहीं? तो यही संविधान संशोधन है। अब देखिए, आज जो हम पढ़ रहे हैं ज्यादातर राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में उतना ज्यादा तुलनात्मक अध्ययन नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन हाँ, इतनी बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिहाज से यदि आप देखें तो यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो यहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया ताकि आपको आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। जब मैं वहां आपको कोई चीजें बताऊं तो आप चीजों को समझ सके। तो यहां तक की हमारी चर्चाएं हो चुकी हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं, एक और पॉइंट रह गया है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे राष्ट्रपति बनना चाहिए। देखिए, एक और बातें भी ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति होता है ना, वो भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होता है, यानी कि सुप्रीम कमांडर होता है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति होता है ना, वो अगर आप देखें तो नेवी की बात करते हैं, और उसके बाद एयरफोर्स की बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं, तो इन तीनों ही सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? इन तीनों ही सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपके एग्जामिनेशन में यही प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न ये बन सकता है कि आप हमें ये बता दीजिए तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर अगर कोई होता है तो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है। ये बातें ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे राष्ट्रपति बना जाए। मान लो आज तैयारी कर रहे हैं, कल सिलेक्शन ना हो तो फिर क्या करेंगे? राष्ट्रपति वाला भी फॉर्म भर देंगे ना। तो आइए समझते हैं कि कैसे राष्ट्रपति बना जाए। तो अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए भी कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। आइए समझते हैं वे कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई बातें नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? उसके पास योग्यता ये होनी चाहिए, व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। ये बातें तो आप अच्छी तरीके से याद कर लिए होंगे और आपके जहन में उतर गया होगा। दूसरी बात कर लेते हैं कि 35 वर्ष उसने अपनी आयु कंप्लीट कर लिया हो। कितने वर्ष? 35 वर्ष। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो आप बता दीजिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, और साथ ही साथ यदि आप देखें तो उसने 35 वर्ष अपनी उम्र कंप्लीट कर लिया हो। देखो, एक दिन भी कम रहा ना तो राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। समझ रहे नहीं? मतलब 35 वर्ष कंप्लीट कहा गया है, ये नहीं कहा गया है कि एक आध दो दिन आगे पीछे चलेगा। देखो, आगे चलेगा, पीछे तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो अधिकतम की बात
की गई अधिकतम कितना भी रहेगा चलेगा, लेकिन न्यूनतम नहीं होना चाहिए। ये कोई ना कहे कि अभी हम 35 साल होने में 3 महीने 1 महीने बाकी है, ठीक है। जैसे आपका फॉर्म एक दिन भी नहीं भरा जाता है, 18 साल से एक दिन भी कम उम्र रहती है तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाता है, किसी भी नौकरी का फॉर्म आप भरते हैं, वैसे ही यहां पर भी है दोस्तों, ये बातें ध्यान रखिएगा। तीसरी बात करते हैं कि लोकसभा के सदस्य बनने की भी योग्यता रखता हो। तो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसमें क्या बहुत बड़ी बात है? मैंने आपको लोकसभा के बारे में बताया है पढ़ाते समय कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। यहां पर एक कहा गया है कि कम से कम इतना थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, मतलब इतना तो रहना ही चाहिए कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बस ये कहा गया है। लेकिन ये उम्र क्या कहा गया है, ये होनी ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी चौथी बात कर लेते हैं। व्यक्ति क्या नहीं होना चाहिए? पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये बात तो मैंने कई बार बता दिया है, अब पागल और दिवालिया पर हमारी डिस्कशन नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो होना चाहिए लिख लो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। एक और बातें बता रहा हूं। अब बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि हम तो भारत के नागरिक भी है, 35 वर्ष पूरा कर ही लेंगे, लोकसभा के सदस्य भी बन जाएंगे, पागल और दिवालिया हम है भी नहीं ना। आगे चलकर एक कहानी होगी जहां आप नहीं बन सकेंगे। आप क्यों नहीं बन सकेंगे? 50 प्रस्तावक चाहिए। 50 प्रस्तावक की बात करते हैं, अभी मैं बताऊंगा 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 50 सांसद विधायक आपके फुल सपोर्ट में होने चाहिए और 50 सांसद विधायक आपके थोड़ा से सपोर्ट में होने चाहिए कि हाँ भैया तुम रहो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल मिलाकर 100 मतदाताओं का आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो 100 मतदाता कह सकते हैं या सांसद विधायक आपके सपोर्ट में होने चाहिए। अब इसीलिए जो आम आदमी होता है ना, वो भारत देश का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। क्योंकि आप देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जाओ अपने एक प्रधान को अपने पक्ष में लेकर आओ, तो आप एक प्रधान या बीडीसी तो ला नहीं पाएंगे, एक पार्षद तो ला नहीं पाएंगे। यहां पर 100 सांसद और विधायक को कहां से लाएंगे आप? तो इसलिए एक जो आम पर्सन होता है ना, वो भारत का राष्ट्रपति नहीं बन पाता है। जो सरकार होती है तत्काल में ना, उसी के कोई ना कोई कैंडिडेट क्या होता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति बनता है, क्योंकि उसी के पास क्या होता है कि सांसद विधायक इतने ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि किसी न किसी विचारधारा से राष्ट्रपति हमारे देश में होता है। वैसे तो राष्ट्रपति पद पर वो जब जाता है तो किसी भी विचारधारा को फॉलो नहीं करता है, लेकिन वही बातें है ना, अगर कितना भी किसी को कैसा भी समझा लो, लेकिन उसकी बातें अंदर वाली वो रह जाती है, ठीक है। तो कई बार आप देखते हैं राष्ट्रपति जो होता है वो तत्कालीन सरकार यानी कि जो वर्तमान सरकार होता है उसके वर्तमान सरकार जो होती है उसके साथ किसी भी तरह से डिस्प्यूट नहीं रखना चाहती है। जैसे अभी आपने देखा था ना, ये बातें जब संसद भवन का उद्घाटन किया गया था, मोदी जी स्वयं राष्ट्रपति का भूमिका का निर्वहन कर रहे थे, जबकि मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि राष्ट्रपति जो हमारे देश का होता है वो सर्वोच्च पद होता है, उसका पद सर्वोच्च है। कुछ मामलों में राष्ट्रपति को बुलाना कंपलसरी होता है, ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को ही जाना चाहिए उद्घाटन करने के लिए। क्योंकि संसद का अगर कोई अभिन्न अंग माना गया है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब ये नहीं है कि आपके घर मान लेते हैं आप कमाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पिताजी को प्रायोरिटी ना दें। भले ही आपके घर में आप ज्यादा पावरफुल हैं, आपकी सारी चीजें बातें मानी जाती हैं, आपको हर तरह लोग जानते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें कि पिताजी को ना बुलाएं। नहीं, जहां पर पिताजी की आवश्यकता है वहां पिताजी को खड़ा करना जरूरी है, और जहां पर आपकी जरूरत है वहां आप खड़े होइए, तब अच्छा लगता है, ठीक है। नहीं तो आप क्या करिए, हर जगह पिताजी स्वयं बन जाइए, बच्चे भी स्वयं बन जाइए, ठीक है। तो फिर पिताजी ही क्यों कहते हैं? इससे अच्छा पिताजी का नाम हटा दीजिए अपने नाम से। उसी तरह से प्रधानमंत्री को भी चाहिए कि जहां पर राष्ट्रपति की आवश्यकता पड़ती है ना, वहां राष्ट्रपति को ले जाना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इस समय जब प्रधानमंत्री ने ऐसा किया था तो ये चीजें बहुत सारे लोगों को भी बुरी लगी थी, और कहीं ना कहीं ये हम भी पढ़ रहे हैं तो इतना तो हमारे अंदर भी कॉमन सेंस है, इतना तो हम भी सोच सकते हैं। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन गलत करने पर उसके खिलाफ तो होना स्वाभाविक है। अगर मैं नहीं हूं, आप नहीं होंगे, तो फिर राष्ट्र आगे कैसे बढ़ेगा? राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा
कि पढ़ाई के साथ साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसका विरोध करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। तभी हमारा राष्ट्र जो होगा आगे बढ़ेगा। आप सोचिए कि कितने लोग थे। आप सोचिए कि भगत सिंह जैसे लोग जो बहुत ही कम उम्र में और खुदीराम बोस की बात करते हैं, ऐसे तमाम लोग जो थे उन्होंने कम उम्र में ही कह सकते हैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने जान की आहुति दे दी। सोचिए कि ऐसे लोग भी हमारे देश में रहे जिन्होंने हमें मोटिवेट किया, तो कम से कम इतना तो हमारे अंदर बनता है दोस्तों। चलिए आइए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बड़े ही शालीनता